Hello friends, this is Shivaj Kumar Gupta. Welcome to my YouTube channel. जैसे कि ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो चल रहा था पिछले बार पिछले लेक्चर में बताए थे। तो पहला चैप्टर है क्लास 12 के इंट्रोडक्शन, उसमें से बेसिक जो हमारा था कि अर्थशास्त्र क्या है और देखे थे अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या था वो देखे थे। फिर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है वो कैसे है, फिर विज्ञान का डिफिनेशन देखे थे। अर्थशास्त्र में बताया था कि अर्थशास्त्र हमारा एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के जीवन से जुड़े जो हमारे आर्थिक क्रियाओं से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका अध्ययन कैसे करते हैं वो देख चुके थे। तो अगला टॉपिक देखे थे कि अर्थशास्त्र हमारा एक विज्ञान है वो कैसे। लेक्चर नंबर 2 में यही है कि आखिर विज्ञान है। तो फिर बताया था कि विज्ञान का डिफिनेशन दिए थे कि हमारा विज्ञान क्या है कि किसी भी विषय की सिस्टमेटिक नॉलेज को विज्ञान कहिए एक शॉर्ट में, क्योंकि विज्ञान को भी इतना शॉर्ट में अगर बोले तो यही है। अगर ये डिफिनेशन जिसमें से विज्ञान का स्पेशली होता है क्या, काउज और इफेक्ट, दो बात हमेशा रहते हैं ध्यान में देखिएगा। पहला काउजेज और दूसरा इफेक्ट, यानी कि विज्ञान अगर हम बात करते हैं यानी कि जिसमें से काउज और इफेक्ट दोनों उपलब्ध हो। फिर आगे बताया था कि विज्ञान का टाइप्स क्या है, यानी कि लिखे यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से, टाइप्स ऑफ साइंस है। पहला यथार्थवादी विज्ञान पॉजिटिव साइंस, दूसरा आदर्शवादी विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस। यानी कि यथार्थवादी विज्ञान सबसे पहले समझेंगे, फिर आदर्शवादी। उसमें से देखते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने से उसमें साइंस पढ़ने की जरूरत होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यथार्थवादी विज्ञान क्या है, सबसे पहला तो रीजन यही है कि विज्ञान के लिए हमारा दो चीज़ है, एक पहला तो कॉज होना चाहिए, दूसरा इफेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें विज्ञान के प्रकार की तो जो अगर हम यहाँ पे लिख चुके हैं यथार्थवादी विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस। अगर हम बात करें कि ये क्या है तो अगर पॉजिटिव साइंस की बात करें इसमें से सिंपल हम अगर एक लाइन बोलते हैं कि यथार्थवादी विज्ञान है क्या, तो किसी वस्तु स्थिति की वास्तविक स्थिति, यानी कि किसी वस्तु की क्या बोलते थे, किसी वस्तु की स्थिति का वास्तविक अध्ययन है। क्या है, किसी वस्तु स्थिति का वास्तविक अध्ययन। कौन, ये हमारा पॉजिटिव साइंस, यानी किसी वस्तु और उसकी स्थिति का यानी कि वास्तविक अध्ययन है कि ये क्या है। यानी कि अगर बोल सकते दूसरे लाइन में कि यह क्या है, क्या यह बताता है कि यह क्या है। व्हाट इट इज, यानी कि इस विज्ञान में हम लोग वास्तविकता को देखते हैं कि आखिर यह है क्या। आखिर इसमें देखा जाए अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि वास्तविक स्थिति की कैसे बात करते हैं, इसमें से अगर हम तथ्यों की बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस में यानी कि पॉजिटिव साइंस में, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में क्या होती है, एल्कोहल में OH पाया जाता है जिसके कारण से कहा था ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या कर सकता है, ये इसका अगर एल्कोहल का अगर हम सेवन करते हैं, इसका सेवन करने से क्या होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, डिफ्रेस कर देता है। यानी कि वो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, असंतुलित कर देता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं। क्या करते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। ये एग्जांपल है कि अगर हम एल्कोहल लेंगे ये जो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एल्कोहल में OH की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण से हमारी तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब होगी और हम क्या हो जाएंगे, अपना असंतुलन संतुलित अवस्था को खो करके असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा देखते हैं, अगर एग्जांपल दूसरा की अगर हम बात करें फर्स्ट में ले, दूसरा अगर हम विष खाते हैं, ठीक है, विष खाने से हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। विष खाने से क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये विज्ञान का कहना ये है कि अगर हम किसी चीज को सेवन करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम सल्फाइड खाते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि हम मर जाएंगे। इसका नैतिकता से कोई लेना देना कि अगर हमको कि हमारे जहर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमको मदिरापान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका केवल एक ही इफेक्ट है। अगर आप मदिरापान किए तो उसका जो रीजन है यानी कि उसमें जो क्वालिटी वो आपके ऊपर दिखेगी। ये अगर हम
मदिरापान करते हैं तो उसमें जो क्वालिटी वो दिखेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, अगर सब्जेक्ट की बात करें जो इसके अंतर्गत आते हैं, अगर साइंस पर डिवाइड किया गया है तो आगे देखते हैं इसके अगर सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अगर यहाँ पे देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स भी इसके अंतर्गत आता है। या देखेंगे आगे चल के इकोनॉमिक्स को हम यथार्थवादी साइंस कैसे कर सकते हैं। ये हो गया कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ते फिर देखते हैं इकोनॉमिक्स आखिर यथार्थवादी साइंस में हमारा कैसे है। यहाँ से बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव साइंस क्यों कर रहे हैं। पॉजिटिव साइंस क्यों कर रहे हैं, आपको अभी बताएं कि पॉजिटिव साइंस वो है जो हमारी जो किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है, ना कि वो बतलाता है कि हमारे उद्देश्य को संकेत करता है। उसी तरह से इकोनॉमिक हमारा पॉजिटिव साइंस का कैसे यूज है वो देखते हैं। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा के अनुसार हम क्या बोले थे कि विज्ञान के लिए हमारा दो चीज इफेक्ट जरूरी है, एक तो कॉज होना चाहिए, दूसरा इफेक्ट होना चाहिए। नहीं, विज्ञान का परिभाषा के आधार पर हम बस वो बोले तो किसी चीज के लिए अगर हम जैसे कि अगर किसी वस्तु को हम अगर ऊपर उछालते हैं तो उसका हमारा क्या हुआ, ऊपर उछालना मेरा कारण हुआ, लेकिन फिर लास्ट में वो वस्तु नीचे आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसका इफेक्ट। यानी कि साइंस क्या करता है कि अगर किसी चीज का कोई हम कार्य करते हैं तो उसका रीजन है तो उसका इफेक्ट भी होगा। इस तरह से अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस में क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि हम लोग जैसे बहुत से ऐसे विज्ञान की परिभाषा के अनुसार हम बात करें, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं धन, यानी कि हम लोग अपने क्या करते हैं धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ये तो पहला हुआ जिसके कारण से हम इसको साइंस कर सकते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन को साइंस करते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक्स में लोग उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि का हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। दूसरा बात करें कि इसमें से आखिर यानी कि जो कॉज और इफेक्ट कहाँ पे दिखाता है, जिसके कारण से यानी कि कॉजेज भी तो इसमें होने चाहिए जिसके कारण हम इसको साइंस कर सकते हैं। कॉज और इफेक्ट, तो अगर हम कॉज की बात करें सिंपल, तो अगर हम यहाँ पे आपको इसमें से बहुत से लॉ भी पढ़ने, जैसे मांग का नियम है, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, कीमत का सिद्धांत। अगर मांग का नियम में देखिए तो इसके अनुसार क्या है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की प्राइस में वृद्धि होती है तो उसका डिमांड में क्या होती है, कमी होती है। इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्राइस में जब वृद्धि होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, और जब प्राइस में कमी होती है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस का जो बढ़ना वो कॉज है, यानी कि किसी वस्तु की प्राइस में वृद्धि होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब उसी तरह से इसका दूसरा इफेक्ट देखे जा रहे उसी वस्तु का कीमत अगर हमारा कम हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखें कि कॉज और इफेक्ट यहाँ दोनों दिखा रहा है, ये कॉज दिखा रहे हैं और ये इफेक्ट को दिखा रहे हैं। अर्थात ये भी हमारा क्या, यानी कि ये साइंस की तरह से जैसे कि किसी वस्तु को ऊपर उछालते तो निश्चित रूप से नीचे आएगी, उसी तरह से अगर अन्य बातें समान रहे तो प्राइस को अगर हम बढ़ाएं तो निश्चित रूप से डिमांड हमारा घटेगी, और प्राइस को घटाए तो डिमांड हमारा बढ़ेगी। ये स्थिति को बतलाता है कौन, इकोनॉमिक्स में। इस यानी कि मांग के नियम का भी अध्ययन है, और पूर्ति का नियम का अध्ययन है, पूर्ति का नियम, और है कीमत सिद्धांत, ये सब तथ्यों का हमारा अध्ययन है, जिसके कारण से हम ये बोल सकते हैं कि कॉज और इफेक्ट दोनों दिखा रहे हैं। अगर पूर्ति का सिद्धांत की वजह से सेम उसी तरह से अगर अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्राइस घटता है तो उसका सप्लाई भी घट जाता है। ये सब हमारा क्या है, तो अतः हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यानी कि पॉजिटिव जो है साइंस है, इकोनॉमिक्स हो, पॉजिटिव साइंस हो, वो कैसे, पहला तो किसी यानी कि बताया कि इसमें से किसी वस्तु स्थिति वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, वो डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पे
यहाँ पे हमारा कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि का क्रमबद्ध नॉलेज दे रहा है। और इसकी वास्तविक स्थिति यानी कि किसी वस्तु को प्राइस में बढ़ती है तो घटता है, ये इफेक्ट और रीजन यानी कि कॉज और इफेक्ट दोनों को बतला रहा है, जिससे यह पता चलता है कि हमारा यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो यथार्थवादी विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस भी है। अब दूसरा बात हम देखते हैं कि आदर्शवादी विज्ञान क्या है और हमारा इकोनॉमिक्स आदर्शवादी विज्ञान कैसे है। अभी बताया कि हमारा पॉजिटिव साइंस में क्या क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और इकोनॉमिक्स भी शामिल। इकोनॉमिक्स कैसे है, क्योंकि बताया आपको इफेक्ट और रीजन के साथ बात करता है, यानी फैक्ट, तथ्यों के साथ बात करता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स पूर्ण रूप से प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के ऊपर निर्धारित है, यानी कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इकोनॉमिक्स चलती है, ना कि ऐसे। आगे चलते हैं, आदर्शवादी विज्ञान की बात करें। नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस की बात करें जनरल, तो ये हमारा कोई नया टॉपिक नहीं है, बस वही टॉपिक है, इसमें से कुछ नहीं करना है। एक मिनट जस्ट। हाँ है, अगर नॉर्मेटिव साइंस की बात करें यानी कि ये आदर्शवादी विज्ञान आखिर क्या है हमारा, नॉर्मेटिव साइंस क्या है और इसको नॉर्मेटिव साइंस को यानी कि अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों कहते हैं। तो ये जिस तरह से हम बताएं आपको कि ये पॉजिटिव साइंस में हमें तथ्यों की बात करती है क्या, उसी तरह से आदर्शवादी विज्ञान हमारे सामने नैतिकता को प्रस्तुत करते हैं या तो फिर आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे सामने क्या करती है, हमारे समक्ष आदर्श या नैतिकता, या नैतिकता को प्रस्तुत करती है कौन, आदर्शवादी विज्ञान। और दूसरा ये बतलाती है कि हमें क्या होना चाहिए, इसका ये कहना नहीं है कि क्या है, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। यानी कि ये विज्ञान हमें भले बुरे, उचित अनुचित में अंतर करके हमें अपने उद्देश्यों और नैतिकता, हमारे कर्तव्यों की ओर संकेत करता है। जैसे कि हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये बात भी बतलाता है कौन, आदर्शवादी विज्ञान बतलाता है। और ये भी बतलाता है कि अगर जो इसमें से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो उसके पिछले में एग्जाम्पल दिए थे कि अगर हम एल्कोहल पिएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और हम अपनी मानव की जो प्रवृत्ति है वो भूल करके एक दाना की प्रवृत्ति अपना लेंगे। दैट मीन्स मानसिक यानी कि बोल सकते हैं कि मनुष्य अपने मानसिक संतुलन को खो देता है और चरित्रहीन व्यवहार करने लगता है। उसी तरह से ये आदर्शवादी विज्ञान हमें बतलाती है कि अगर हम एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे एक मानव अपना नैतिकता को खोने के अपना चरित्र यानी कि चरित्रहीन बनने के साथ साथ वो अपने आसपास के समाज को भी क्या करता है, बुरे चरित्र में ले लेता है। और उससे लोगों की कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि आखिर ये इस प्रकार से सेवन कर रहा है, क्यों कर रहा है, या फिर बुरा इफेक्ट जाता है। और उससे ये भी होता है कि लोग भी देख करके सीख जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे समक्ष ये आदर्श को प्रस्तुत करते, इसका अर्थ ये है कि यानी कि ये अगर इसी यानी कि जो दारू का एग्जाम्पल लेती है, अगर वही एल्कोहल का एग्जाम्पल हम यहाँ ले तो ये विज्ञान उसके बारे में क्या बोलेगा, ये कहेगा कि हमें एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे ये रीजन क्या देगा कि अगर हम मदिरा का पान करते हैं जिसके कारण से हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और लोगों की नैतिकता और उनके आचरण में भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम विष खाते हैं तो ये अगर विष का एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पे ये जो साइंस है ये बतलाएगा कि अगर हम विष खाते हैं तो उससे हमारी तो मृत्यु होगी, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि आपके ऊपर जो डिपेंड आपकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं अनाथ हो जाएगी।
और ऐसा आपको करने से समाज सही नहीं कहेगा। ये हमारी नैतिकता को बतलाता है कि आपको ऐसा करने से आप तो खुद चले जाइएगा, लेकिन आपसे क्या होंगे, आपके चलते जो दूसरे लोग दुखी होंगे, जो आपके चलते किसी और लोगों का क्या होगा, जो दिनचर्या या तो फिर उनकी जो जो आवश्यकताएं पूर्ति होती थी आपसे, वो कहीं नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको क्या यानी कि नहीं विषपान करना चाहिए। ये हमारे आदर्शवादी विज्ञान बतलाती है। और बात की इसमें से सब्जेक्ट कौन कौन सी आते हैं। एथिक्स का नाम सुने, नैतिक शास्त्र यानी कि जो नैतिकता को बतलाती है, तो पहला ही लिखा हुआ आदर्श और नैतिकता को बतलाती है। दूसरा इसमें से इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। इकोनॉमिक्स भी आदर्श को कैसे प्रस्तुत करती है वो भी देखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी ले लग सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, कोई बहुत सारे को बोलता है पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टडी कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के सामने साइंस लगा दे रहा है, वो भी क्या साइंस है। यहाँ तक आप देखते हैं इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव साइंस का। इकोनॉमिक्स को हम लोग नॉर्मेटिव साइंस क्यों कहते हैं, अभी बताया कि नॉर्मेटिव साइंस क्या हमारे सामने आदर्श को प्रस्तुत करती है और ये भले बुरे में अंतर कर हमारे उद्देश्यों की ओर संकेत करती है। अब आते हैं क्या इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस कैसे है। देखिए इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस कैसे, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था, उसमें तो बताए थे कॉज और रीजन दोनों दिखा रहे। इसमें से क्या है, इसमें से हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे बृहद स्तर पर तो बात करें आर्थिक विकास की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि अगर हम एक व्यक्ति हैं तो हम अपने व्यक्ति होने के नाते हमारे अंदर हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ हम मानव हैं, तो हमारे अंदर जो मानव के जो नैतिक गुण हैं कि हमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए, और साथ में आर्थिक विकास में हमें कैसे योगदान करना चाहिए, हमें नैतिकता बताए। दूसरा बेरोजगारी है समाज में, उसका निवारण कैसे किया जाए, ये भी मेरी नैतिकता को बतलाती है, क्योंकि बेरोजगारी तो पूरे समाज के लिए है। और अगर बात करें और इसमें बहुत सारी चीज है, जैसे कि एथिक्स में जो बताए थे मानव कल्याण की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, और आर्थिक विकास की कहीं बात करता है। ये सब हमारे ऐसे इसमें एग्जाम्पल हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अर्थशास्त्र हमारा एक नॉर्मेटिव साइंस है। और ये यहाँ से क्लियर हुआ कि अर्थशास्त्र हमारा यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों विज्ञान है। और इसके बाद हम कल जो अगला टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थशास्त्र तो भी बताया कि हमारा सबसे पहला अर्थशास्त्र एक क्या है, विषय है, एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। और विज्ञान के साथ साथ वो दोनों प्रकार के विज्ञान है, अर्थार्थवादी विज्ञान भी है, आदर्शवादी विज्ञान भी है। फिर बताया था अर्थशास्त्र का डिफिनेशन कि वो क्या है, पॉजिटिव यानी कि वो हमारे मानव के सामान्य जीवन में उत्पन्न वाली समस्याओं का अध्ययन को बतलाता है। फिर इस बार बताया कि नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस को इकोनॉमिक्स में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये हमारे सामने आदर्श को प्रस्तुत करती है, मानव कल्याण की बात करती है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की बात करती है, ये सभी चीज़ें की बात करती है, जिसके कारण से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हमें एक मानव होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स आदर्शवादी विज्ञान का भी रोल फ्लो करता है। उसमें बताया था यथार्थवादी पॉजिटिव साइंसेस में बताया था कि उत्पादन, विनियोग, उपभोग और वितरण की स्थितियाँ कि क्रमबद्ध स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। और भी बताया था इफेक्ट और कॉज के साथ बात करती है, यानी कि मांग का सिद्धांत में जिस तरह से देखे थे कि अगर हमारा प्राइस में वृद्धि या कमी हमारा रीजन है यानी कि काउज है, तो उसका इफेक्ट क्या था हमारा कि उसके डिमांड में या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी। अगर प्राइस में वृद्धि हो रही है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस में कमी होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही हमारा क्या था कि ये सारे जो इफेक्ट और रीजन के साथ इन तथ्यों की बात करती है, इसके कारण से हमारा अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव साइंस यानी कि बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों है।
यहाँ से ये बात पता चला। अब कल हम देखेंगे कि बताया था आपको कि ये अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको एक छोटे टॉपिक में हम लोग खत्म नहीं कर सकते, यानी कि इसका डिफिनेशन ही इतना चलेगा भी एक लेक्चर और चलेगा, 2 लेक्चर भी हो सकते हैं इसका डिफिनेशन। लेक्चर 3 में अगर हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का डिफिनेशन शुरू करेंगे फिर से, जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार दिया गया है, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ से एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन इत्यादि की जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं तथा इनकी बुक है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्हीं को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पहले भी तो ये सब्जेक्ट के रूप में था। तो अगला लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि ये जो 4 अर्थशास्त्री मुख्य रूप से जो क्लास 12 के लिए 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ से चारों में से एक हर वर्ष एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये लेक्चर अगला लेक्चर में चलेगा, लेक्चर 3 जो नेक्स्ट होगा। अब यहाँ तक सबसे पहले